नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंततः अपनी चुप्पी तोड़ दी है। चुप्पी टूटना ही थी। लगातार हमले हो रहे थे और जब समीक्षा हुई तो समीक्षा के दौरान आरोप के जवाब प्रत्यारोप के तौर पर दे दिए गए हैं और बात यूपी से निकली है। यूपी वो राज्य है जो देश के सत्ता के गलियारे के तौर पर जाना जाता है, तो निश्चित तौर पर समीक्षा और जो पूरा का पूरा एक हार का जो सिलसिला रहा था यूपी में, उसकी समीक्षा के बाद निकलना जो था वो निकला है और साथ साथ अब रार जो थी वो तकरार में बदलती साफ नजर आ रही है। और जो कुछ कल यूपी में हुआ, जिस तरीके से सीधे सीधे एक दूसरे को निशाना बनाया गया और साथ साथ जो मंचता पार्टी का वहां तो जो कुछ हुआ ही, और बाहर भी जिस तरीके के बयानात आए हैं, उन बयानों ने कहीं ना कहीं दिल्ली को भी हिलाया होगा। और दिल्ली तो शय दे ही रहा था। दिल्ली की शय पर ही इतना कुछ कोई बोल सकता है ये मानकर चला जा रहा है। और जो लेना है देना है या जो रार है तकरार है वो सीधे सीधे श्रेष्ठता की है कि कौन श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठता की लड़ाई अभी नई नहीं है, पहले से चल रही थी। और साथ साथ जो अभी 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए, उसमें भी निकल कर आ गया है कि जनता देश की क्या चाहती है, क्या उसका मूड है। 2 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमटी है और यूपी में जैसा लोकसभा में उम्मीदें की जा रही थी वो क्यों रुका, क्या उसकी वजह रही, वो निकल कर चला आ रहा है। तो जो ये सब हो रहा है उसी पर हम बातचीत करने के लिए चलेंगे एक खास पैनल के पास। हमारी जो 6 बजे की नियमित डिबेट होती है, पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। पैनल में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं सुनील शुक्ल जी हैं, प्रदीप श्रीवास्तव साहब हैं, सुशील दुबे जी हैं, साथ साथ हमारे साथ जुड़े हुए राकेश अचल जी हैं और साथ साथ हैं केपी मलिक साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं अपने दर्शकों को स्मरण कराऊंगा, आप जितने भी हमारे ये पैनलिस्ट हैं जो अपने अपने एक पत्रकारिता का दीर्घ अनुभव रखने वाले हमारे अग्रज हैं, हमारे जो नियमित डिबेट में हिस्सा लेने वाले हैं, ये आप इन्हें परिचित हैं, इन सबसे इनको जानते हैं। बहुत साफ साफ बोलते हैं, खरा खरा बोलते हैं, शानदार बोलते हैं, बिना लाग लपेट का बोलते हैं। शुरुआत में करता हूं, आज प्रदीप जी से शुरुआत करना चाहूंगा। प्रदीप सर, जो यूपी में चुप्पी टूटी है बाबा की, और चल तो यही रहा था कि कहीं ना कहीं बाबा वर्सेस साहेब लगातार बहुत लंबे अरसे से है, और ये जो हिंदुत्व वाला जो एक पैरोकारी की बात है कि कौन बड़ा ज्यादा देश के वोटरों में पैठ रखने वाला है, उसमें निकलता चला जाता था कि कहीं बाबा ऊपर हैं। लेकिन अब जो उनको घेर कर मारने की तैयारी लगती है कि घेर कर मारा जाना है, और जो कल जो कुछ हुआ उसमें यह भी निकलता था कि शय जो है कहीं ना कहीं दिल्ली की ही है। तो जो पूरा की पूरी समीक्षा और समीक्षा में जो निकला है, क्या आप इस पे कहिएगा, और नुकसान इससे आगे क्या आप संभावनाएं देखते हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो कहीं ये पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा तो नहीं है? प्रदीप जी, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। दिक्कत ये है संजय जी कि ये जो है संजीव जी की ये मोदी और मोदी के जो और लोग हैं अगल बगल के, ये मानने को तैयार नहीं है कि लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है वो मोदी की और मोदी के सरकार की नीतियों के कारण हुई है। वो जो समस्याएं उनके कारण हुई है, ये मानने को तैयार नहीं। इसलिए आप राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से रिजल्ट आने के बाद देखिए कैसे डिफेंड किया जा रहा है कि साहब ये एंटी इंकमेंसी फैक्टर नहीं था, मोदी से अभी लोग भी बहुत खुश है। तो पहले तो गाली दिया गया, पहले आपको देखिए कई न्यूज आई कि पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये मुसलमानों का वार्ड था, एक भी वोट जो है बीजेपी स्मृति जी को नहीं मिला है, इनको नहीं मिला। पहले ये चला, अरे भाई मुसलमान आपको क्यों वोट देंगे, मुसलमान को तो वोट मांगे ही नहीं रहते हैं। फिर अयोध्या के हिंदुओं को गाली देना शुरू हुआ। ये नहीं कि आपकी हिंदू मुस्लिम की नीच से लोग उठ चुके हैं, आपके राम मंदिर से उसके जो आपने वहां पे
विकास के नाम पे या राम मंदिर के नाम पे जो आपने वहां किया अयोध्या में, उससे कितना नुकसान हुआ लोगों से, उससे रोष था, उससे आप हारे हैं। बनारस में आपसे कितना रोष था, आप हारते हारते बच्चे हैं, आपकी नीतियां फेल हुई हैं इसलिए। और आप वही क्यों देख रहे हैं, यूपी के बाहर भी आप आ रहे हैं, लेकिन यूपी में यूपी का झटका उनको तक रहा था, तो अब ये चला। फिर अभी आप देखिए, कल उन्होंने कहा कि संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। क्या 75? अच्छा हुआ उस समय नहीं, 1857 में जबकि दस्तखत किया था अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कि हम उसको मनाएंगे इसके साथ। 75 के जो लोग थे वो इस समय 70-75 साल के हुए हैं कम से कम। और संविधान की हत्या क्या हुई थी? इमरजेंसी लागू, संविधान की हत्या तो हुई नहीं थी, संविधान के प्रावधान के तहत इमरजेंसी लागू की गई थी, जिस प्रावधान को 44 अमेंडमेंट में हटाया गया। लोकतंत्र हत्या आप कह सकते हैं, लोकतंत्र हत्या दिवस मना सकते हैं। तो ये मूर्खता जो है कि आप संविधान के गलत यूज हुआ था, संविधान को हत्या नहीं की गई थी, संविधान की गलत यूज किया था प्रावधानों को, जैसे आप कर रहे हैं आजकल। आप जैसे ईडी का, सीबीआई का, सारे एक्ट का, इवन इलेक्शन कमीशन एक्ट का, जनप्रतिनिधि एक्ट का, जिसे आप उल्लंघन कर रहे हैं। यूपी में जो हुआ, यूपी में इसी तरह ये बताया गया कि संविधान की वजह से हम हारे हैं। अब चौथा ठीकरा फोकरा गया यूपी पे, योगी जी पे, कि साहब हम योगी जी के, यूपी में जो हारे हैं, सीट गई है, वो मोदी सरकार की वजह से नहीं गई है। वहां प्रशासन, आप समझिए इससे नंगई क्या हो गई, कह रहे हैं वहां के प्रशासन ने मदद नहीं की। ये आया स्टेटमेंट, कई ट्रांसफर भी हुए उसके बाद। आप ओपन वे में कह रहे हैं कि इतने डिस्ट्रिक्ट के डीएम ने मदद नहीं की, इसलिए उन डीएम का ट्रांसफर हो जाए। तो मतलब ठीकरा जो है आप योगी जी पे बोल रहे हैं। योगी जी वर्सेस मोदी बहुत दिन से चल रहा था, इस इलेक्शन के पहले से चल रहा था। योगी जी की कितनी बेइज्जती किया मोदी जी ने, ये पूरा उत्तर प्रदेश ने भी देखा है और हिंदुस्तान ने भी देखा है। वो पैदल चल रहे हैं, आप गाड़ी पे बैठ के सवार होकर चले गए, वो बेचारे हवाई अड्डे पे पैदल चल रहे हैं। बहुत से ऐसे किस्से हैं। और फिर आपने थोपने की कोशिश की यहाँ से अपने कुछ लोगों को, जिसको मोदी जी, योगी ने अस्वीकार किया। टसल चल रहा है। लेकिन कल जो रांची से बयान आया है वो महत्वपूर्ण है। मोदी वर्सेस योगी में संघ कहाँ है? संघ ने कल वहां प्रांत प्रचारकों की बैठक थी, जिसमें संघ के प्रमुख भी थे और 2-3 और भी बड़े नेता थे। उसमें से ये स्टेटमेंट दिया गया कि 242 सीटें आई, वो पब्लिक सेंटीमेंट से, पब्लिक सेंटीमेंट के, पब्लिक के मत को पहचानने की कोशिश की। एक तरह संदेश था जो बयान वहां से आया। मतलब ये सब नहीं कि यूपी में योगी जी की गलती फलाना। आप जो अग्निवीर के साथ किए हैं, जो बेरोजगारी के साथ किए हैं, उससे जो गुस्सा है, इवन जो आप मन से भाषण दिए हैं मोदी जी, उससे जो रोष है, उसको समझिए, जनता का मत समझिए। और मुझे लगता है कि ये बात संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि यो योगी के साथ है। जो बयान दिल्ली से और लोगों के बयान गए, कल जो रांची से बयान आया है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो ये अभी तक बयानबाजी चल रही थी। और संघ शुरू से योगी के साथ है, इसीलिए योगी जी पे कई डिसीजन थोप नहीं सके मोदी जी। जिन लोगों को मंत्री बनाना था, जहां जिनको वहां करना था, और भी कई डिसीजन थे जो थोप नहीं सके। तो मुझे लगता है ये झगड़ा जो है योगी वर्सेस मोदी का ये नहीं है। आप जब हारते हैं तो आपको अपनी हैसियत पहचाननी चाहिए। जब आपका सूरज चढ़ा रहता है तो आप कुछ भी करेंगे तो उसको लोग वो कर लेंगे। दूसरी चीज मुझे लगती है इसमें, बीजेपी में जो आप कह रहे हैं फ्रिक्शन है, बीजेपी में कोई ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है जो मोदी के खिलाफ खड़ा हो उस समय तक, जब तक लगता है कुछ फ्रिज हुआ है, कुछ दिक्कत आई। राकेश जी, मैं आपके पास आता हूँ। जो बात वो कर रहे थे, लावा मुझे लगता है जो खदबदा रहा है उसके फूटने का क्रम शुरू हो गया है, ऐसा लगता है। शुरुआत यूपी से ही हुई है और कहीं ना कहीं जो जो जिन संकेतों में बातचीत हुई है वो संकेत बतला रहे हैं कि ये केवल यूपी तक नहीं है, ये मामला ओवरऑल है। योगी के जो बयान है उसके बाद की अति आत्मविश्वास ले डूबा, और भी जो उन्होंने बातें कही हैं, और फिर केशव मौर्य का ये कहना कि भाई वो
संगठन सर्वोपरि है, वो कुल्हाड़ी जो है वो इसी टहनी की में होती है और वही कुल्हाड़ी काटती है। कैसे देखा जाए, क्या इसको कैसे माना जाए? धन्यवाद संजीव जी। देखिए, बात अभी प्रदीप जी ने बताई आपको। अब असलियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी में इस आम चुनाव के बाद अंदर ही अंदर जो खदबदाहट शुरू हुई है, उसका अभी विस्फोट होने में समय है, लेकिन रिसाव शुरू हो गया है। जी। सबसे पहले आप राजस्थान जाइए, वहां एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अभी तक किसी मंत्री की या भारतीय जनता पार्टी में किसी राज्य के नेता की ये हैसियत नहीं थी कि वो प्रतिरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दे। मध्य प्रदेश में आप जहां बैठे हैं वहां देखिए, पूर्व सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य रघुनंदन शर्मा हैं। वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उंगली उठाते हैं, सरकार को चेताते हैं कि आप अपना धर्रा बदलिए, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पूरी नौकरशाही आपके ऊपर हावी है। और यही बात जो अभी समीक्षा बैठक उत्तर प्रदेश में चली है, इससे छटकर बाहर आई है। निशाने पर निश्चित रूप से योगी हैं, क्योंकि योगी जी ने पिछले 7-8 साल में जो काम किया है, उस जो उनकी उपलब्धियां हैं उन पर मैं नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश के हमारे मित्र बैठे हैं, वो बात करेंगे। मैं सिर्फ इतना रेखांकित करना चाहता हूं कि योगी ने पिछले 7 साल में अपने आप को केंद्र की कठपुतली बनाने से बराबर रोका है। वो कठपुतली बने नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से प्रशासन उन्हें करना था, उस ढंग से उन्होंने किया है। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया है, केंद्र के कहने पर कुछ लोगों को मंत्री बनाया है, कुछ छोटे भाइयों को उनके साथ चुनावी समझौते हुए हैं, उन्हें भी मंत्री बनाया है। तो ये एक जो जितनी जरूरत, जितनी गुंजाइश थी उतना ही उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से कठपुतली मुख्यमंत्री होने की भूमिका निभाने से शायद इनकार कर दिया। और इस वजह से वो लगातार निशाने पर है, चाहे वो माननीय मोदी जी हों, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री हमारे शाह साहब हों। वो दोनों के निशाने पर दिखाई देते हैं या नहीं, ये पार्टी के अंदर की बात है, लेकिन उनके जो एजेंट्स हैं, उनके जो अभिकर्ता उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जो योगी जी के विरुद्ध जाता है, योगी जी पर उंगलियां उठाता है। और इस समीक्षा बैठक के तत्काल बाद भी आप देखें कि योगी जी के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है। उन्होंने आज ही कहा है कि मुहर्रम के जुलूसों में जिस ढंग से उपद्रव हुए हैं या जो दूसरे देशों के झंडे लहराए गए हैं, तो उन पर हम सख्त पाबंदी लगाएंगे। मुस्लिम समाज की ओर से खूब विरोध हुआ है। निश्चित तौर पर जो नुकसान लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों मतदाताओं की वजह से भाजपा को उठाना पड़ा, आने वाले दिनों में फिर उठाना पड़ सकता है, लेकिन वो ये खतरे मोल लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उनका जो एजेंडा है वो एजेंडा मोदी जी का एजेंडा नहीं है, उनका एजेंडा संघ का एजेंडा है। हालांकि वो संघ दीक्षित कार्यकर्ता मेरे ख्याल से नहीं है, वो मठाधीश हैं, मठ के उत्तराधिकारी हैं, और उन्होंने संघ से कोई दीक्षा नहीं ली, उनकी दीक्षा का एक अलग परंपरा है। तो ऐसे में माननीय योगी जी के रहते उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का पांव जमाना, नए लोगों का गठबंधन होना, मुलायम ये जो हमारी समाजवादी पार्टी है उसका गठबंधन होना, और उसकी वजह से खामियाजा उठाना, ये केंद्रीय नेतृत्व को भारी पड़ रहा है। और वो एक के लिए बहाने कर रही है कि कैसे भी योगी जी अब चलते बने, जिससे कि जब भी विधानसभा चुनाव मतलब उत्तर प्रदेश में ड्यू है, उससे पहले व्यवस्थाएं बदल ली जाए, उससे पहले जो गलतियां अभी तक हुई हैं उनको सुधार लिया जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की तारीख में नेतृत्व परिवर्तन करना बहुत आसान होगा। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह की वैसी स्थितियां नहीं बनती हैं जैसे दूसरे दलों में होती हैं। यहाँ पर अभी तक ऐसे कोई सीधे सीधे विभाजन नहीं हुए हैं पार्टी में। लोग पार्टी से बाहर गए हैं, उन्होंने अपने छोटे छोटे दल बनाए हैं और हार हूर के थक हार के वापस पार्टी में आ गए हैं। तो सीधा विभाजन तो इस पार्टी में नहीं होगा, न मोदी के नेतृत्व की वजह से होगा, न योगी के नेतृत्व की वजह से होगा, लेकिन खदबदाहट बढ़ेगी और इसका खामियाजा अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। इसका खामियाजा कोई कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी को नहीं उठाना है, या भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे छोटे सहयोगी दल हैं उनको नहीं उठाना है, उनकी तो हैसियत कुछ नहीं है। तो अब स्थिति ये है कि जो सिराजा फैल गया 2 महीने पहले, उसको समेटा कैसा जाए, किसके सिर पर ठीकरे फोड़े जाए जिससे कि आवाज भी ना हो और काम भी बन जाए, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।
तो ये भारतीय जनता पार्टी का अपना तरीका है राजनीति करने का, उस पर नजर रखी जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन बहुत ही उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। केपी सर, ये जो बात की जा रही है कि ठीकरा फोड़ने के लिए सिर की बात है एक चीज, और दूसरी जो आप कह रहे हैं, राकेश भाई ने कहा कि योगी वो कठपुतली तो नहीं है और उसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। कैसे इसको एलोबरेट कीजिएगा? और ये जो हो रहा है अब, ये अल्टीमेटली नुकसान तो पार्टी का ही होना है, ये अहम की लड़ाई या श्रेष्ठ होने की लड़ाई में। आपकी प्रतिक्रिया सर, केपी सर। देखिए संजीव जी, आप देखिए, ये जो अभी देश में सरकार चल रही है, ये प्रसिद्ध है अपनी चीजों को करने के लिए आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आपदा आई हुई है, इस आपदा में क्या अवसर ढूंढ लिया जाए, इस पे दोनों लोग लगे हुए हैं। जो दिल्ली में सत्ता को पकड़ के बैठे हैं, तो वो सोचते हैं कि ये सबसे बड़ा कांटा है हमारे रास्ते का, इसको निपटा लिया जाए। लेकिन ये कांटा इतना मजबूत हो गया है और ये खुद इतने कमजोर हो गए हैं कि अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, और लेट अगर ज्यादा करेंगे तो और कमजोर होते हुए जा रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए कि अभी 3 विधानसभा के 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 13 विधानसभा में, और 13 में से 10 हार गए। अभी महाराष्ट्र में चुनाव है 3 राज्यों में, उसमें ये हारने जा रहे हैं। अभी ये 10 विधानसभा के जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में है, उनका ठीकरा योगी के ऊपर फोड़ना चाह रहे हैं। योगी जी को फ्री हैंड दे दिया गया है। जिस योगी जी को आपने 17 में फ्री हैंड नहीं दिया, 19 में फ्री हैंड नहीं दिया, 22 में फ्री हैंड नहीं दिया, 24 में फ्री हैंड नहीं दिया, उनको ही 10 पे आप फ्री हैंड दे रहे हैं। तो क्या चाहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये 10 सीटें किसी भी कीमत पे हम जीत ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी आज इस स्थिति में नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभाओं की उपचुनाव की सीटें जीत पाए। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि मैं बारीकी से नजर रखता हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश पे। पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक सीट है राष्ट्रीय लोकदल की, जहां से चंदन चौहान विधायक थे मीरापुर सीट से, आज वो बिजनौर से सांसद हैं। उस सीट पे 1.25 लाख मुस्लिम है। उसके बाद गुर्जर है दूसरे नंबर पे, और पीडीए का जो फॉर्मूला अखिलेश यादव का है, जो गठबंधन का पीडीए का फॉर्मूला है, सुपर हिट है वहां पे। तो अब कहने के लिए तो ये हो रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल कह रहा है कि 10 में से 3 सीटें पे हमारा क्लेम बनता है और हमें 3 सीटें दो, 1 सीट हमें मीरापुर की दो, 1 सीट हमें जो है मेरठ में दो, और 1 सीट हमें मथुरा में दो, खैर की, तो 3 सीटें। लेकिन अंदर से लड़ना नहीं चाहते। जो कार्यकर्ताओं से बात होती है राष्ट्रीय लोकदल के और भारतीय जनता पार्टी के, उनका कहना यह है कि हम तो चाहते हैं कि आरएलडी लड़ ले। आरएलडी वाले कह रहे हैं हम तो खाली नाम के लिए मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लड़े और इनके सिर पर ठीकरा फूटे, क्योंकि दोनों को पता है वो सीट जीतनी नहीं है। तो स्थिति ये बनी हुई है आज की डेट में। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि योगी के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए। देखिए, अगर आप बहुत अच्छा चुनाव जीतते हैं, आपका बम बम चल रहा है 10 साल से, तो मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी के नाम पे सारी सीटें आ रही। और जब आप हार जाते हैं तब फिर आप देखते हैं कि निशाना किसको बनाया जाए। तो अब आप योगी से पूछ के आपने एक टिकट दिया है क्या? आज आप जिस कार्यकर्ता है कि जिस पन्ना प्रमुख की आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए आप समीक्षा बैठ के कर रहे हैं, जब हम और आप जैसे लोग चुनौती दे रहे थे आपको चैनल पे बैठ के कि इन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है, अगर हम जैसे लोगों को पता है तो इनके पन्ना प्रमुख को, इनके जिला प्रमुख को, इनके ब्लॉक अध्यक्ष को, इनके प्रांत प्रचारक को नहीं पता है? ये बातें सबको पता है। लेकिन दिल्ली का शीर्ष ने तो ये कहता था कि जिसके गले में हम यहां से पट्टा बांध के भेज देंगे वही उम्मीदवार होगा, वही जीतेगा। तो वो जो एक इन्होंने भरम पाला हुआ था, वो भरम टूट गया है। जितना इन्होंने सोचा भी नहीं था, उससे 10 गुना वो भरम टूटा है। और उसका आपको उदाहरण मिल जाएगा कई जगह। आपको मालूम है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले प्रथम चरण की बात हम करते थे, आपके चैनल पे भी कई बार डिस्कशन हुआ कि कई सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खाली इसलिए चुनाव हार रही है कि आपने वहां से टिकट नहीं बदले हैं। सबसे महत्वपूर्ण सीट थी उसमें मुजफ्फरनगर की, जहां से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान थे। वहां पे ठाकुर उनके विरोध में खड़े हुए थे।
ठाकुर संगीत सोम ने बिगुल बजाया हुआ था, सैनी समाज उनसे नाराज था, जाट आधे से ज्यादा उनसे नाराज थे। उसके बावजूद आदेश था चाणक्य का कि वही चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़े और हारे। उसके बाद जब आपने देखा चौथे और पांचवें चरण में जब ठाकुरों को मनाने की बात हुई, राजा भैया के घर गए तो उन्हीं को भेजा गया, संजीव बालियान को। तो क्या आप उनके जख्मों पर नमक डालना चाहते थे या आप चुनाव जीतना चाहते थे? तो चाणक्य की ये जो रणनीति थी ये किसी की समझ में नहीं आई। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये आपदा में अवसर है। इसके अलावा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और दूसरे लोग लगा रहे हैं कि अधिकारियों ने हमारा साथ नहीं दिया। तो क्या आप अधिकारियों के बलबूते पर चुनाव जीतना चाहते थे? क्या आप अधिकारियों को यूज करना चाहते थे? क्या अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, या अधिकारी जो है निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, या आप सत्ता का दुरुपयोग करना चाहते थे? और हमें मालूम है आपने सत्ता का दुरुपयोग जहां आप कर सकते थे वहां आपने किया है, इसीलिए आप इस नंबर पे हैं 240 के। अगर आप सत्ता का दुरुपयोग ना कर पाते तो और नीचे आ जाते आप 200 के आसपास। तो इसलिए आप सत्ता अधिकारियों पे आरोप लगा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो ये तमाम कारण हैं उत्तर प्रदेश में जो आज भारतीय जनता पार्टी की हालत है, और वो इसका ठीकरा योगी के ऊपर फोड़ के निकल जाना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि निकलना इतने आसान नहीं होगा। अंत में मैं एक चीज और संजीव जी बता देता हूं, अगर ये हुआ और बाबा को हटाने की कोशिश हुई और बाबा हट गए तो फिर पार्टी भी हट जाएगी। ये मान लीजिए पार्टी 27 में नहीं, वो 24 और 25 में ही हट जाए, क्योंकि बाबा बैठने वाले नहीं है। बाबा वसुंधरा, शिवराज और वो उत्तराखंड और गुजरात के सीएम नहीं है, वो यूपी के सीएम है। जी बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। बाबा अलग हैं और वो जो आप जिनका नाम लिया वो दोनों अलग थे। मैं सुनील जी के पास जाने के पहले सुशील जी से एक टिप्पणी लेना चाहूंगा। सुशील जी, ये जो निकल कर आ रहा है अब जिस तरीके से कि भारी भ्रष्टाचार, बुलडोजर, तमाम जो ठीकरे फोड़े जा रहे हैं, तो ये ठीकरे फोड़ने के पहले, इसके पहले तक तो यही बुलडोजर आपको जितवा रहा था, इसकी आप वाहवाही करते थे। अब आप जब मोदी का चेहरा कहीं धूमिल हुआ है, वो नहीं चल पाया, तो वही जो बात अभी मलिक जी ने और पूर्व में कही गई, वही कुछ की अब बस निकल जाए येन केन पकारेण और उस ठीकरा फोड़ दिया जाए बाबा के साथ। संजीव भाई हमारे अभी बड़े भाई मलिक साहब को बधाई भी, और उन्होंने जो भी कहा एकदम ठोस बात कह दी कि जब हमारे ऐसे लोगों को मालूम है, आप तो सब लोग बहुत सीनियर हो, इनके पन्ना अन्ना खन्ना प्रमुख थे, ये क्या कर रहे थे? ये जो झोला लटकाए संघ के लोग घूमते रहते थे, भूजा दे दो और खिचड़ी दे दो, क्या कर रहे थे? इसका मतलब चुपचाप बैठ गए थे कि ठीक है जो हो रहा तो हो रहा है। जब मेरे ऐसा दुधमुहा बच्चा पत्रकारिता का 17 दिन पहले लिख दे कि 40 सीटों पर बीजेपी सुपड़ा साफ हो रही है, मैंने देश भर में वायरल किया। मैंने 10 दिन पहले लिख दिया था कि मेनका हार रही है और स्मृति ईरानी हार रही है। तो मेरे ऐसे दुधमुहे बच्चे की बात कर रहा हूँ। मेरे लोग तो, आप लोग तो स्टालवर्ड हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या अरुण गोविल को बाबा से टिकट पूछ के दिया था? क्या कृपा शंकर सिंह को बाबा से पूछ के टिकट दिया था? या ऐसे एक नहीं, कम से कम 17 टिकट ऐसे थे जिनको बाबा का मतलब ही मर्जी नहीं थी और टिकट दे दिया। मैं बात कर रहा हूँ अभी संजीव भाई, कल यहाँ पर मीटिंग हुई है उत्तर प्रदेश में, सारे दिग्गज, नड्डा जी से लेके बीएल संतोष जी से लेके और सारे डीसीएम, सारे सीएम, जो बच नहीं पाया सब आ गए, सब आए। कल ज्ञानवर्धन हुआ था यहाँ पर, तो नड्डा जी का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, वो बड़े गुस्से में बोल रहे हैं वहां सबको आंदोलन कि पढ़े लिखों की क्या बात कर रहे हैं, वो वोटर तो केवल और केवल वो बेरोजगारी चिल्लाता रहता है, बेरोजगारी चिल्लाता रहता है। फिर और गुस्से में आए तो बोले उसके बाद वो महंगाई पे आ जाता है। अब बताइए, नड्डा साहब को बेरोजगार चिल्ला रहा है पढ़ा लिखा वोटर, उससे उनको दिक्कत है। ये ज्ञान की मीटिंग में कल उन्होंने बोला है, बाकायदा इसका वायरल वीडियो है, देश देख रहा है। उसके बाद योगी जी ने ज्ञान दिया कि अति अविश्वास से तो बीजेपी हारी है, अति आत्मविश्वास। तो अति आत्मविश्वास क्या था? 400 पार का आत्मविश्वास था, आएगा तो मोदी ही का आपका आत्मविश्वास था, हम विश्वगुरु हैं इसका आत्मविश्वास था, कि हम बुलडोजर बाबा हैं इसका आत्मविश्वास था, कि हमारा बुलडोजर वर्ल्ड में फेमस हो चुका है इसका आत्मविश्वास था, या हम मंदिर और मस्जिद कोई पकड़े बैठे हैं इसका आत्मविश्वास था। आखिर अति आत्मविश्वास था किसको? जिसको था उन्होंने तो सब दिखा दिया।
और विश्वास की ये रही कि सपा को छोड़ के उत्तराखंड देवभूमि में मंगलौर सीट से मुसलमान जीत गया कांग्रेस से उपचुनाव में। अभी कोई बहुत दिन तो हुए नहीं है, तो किसका विश्वास और किसका विश्वास? अब आप समझिए, मौर्य जी बता रहे संगठन की भूमिका। मैं आपको नाम गिना रहा हूँ संजीव भाई, और हमारे जितने आदरणीय बैठे हैं मैं सबको गिना रहा हूँ। जो इनका जो औरा था योगी जी का, आज से कुछ महीने पहले योगी जी का बड़ा भारी औरा था, योगी जी का मोदी जी का देश वर्ल्ड। अब औरा थोड़ा सा ठीक हुआ है, अब बरसात की छींटें और पड़ी हैं। ऐसे योगी जी का औरा था, जिसको देखो वो बुलडोजर का बनाए घूम रहा था, जिसको देखो बुलडोजर की कंपनियां खुल गई थी, बुलडोजर के खिलौने बनने लगे थे। जो अब आप देखिए मानसिकता, जो बुलडोजर तो तोड़ फोड़ की निशानी है ना, उसके हम खिलौने बना ले, हम मानसिकता ही कर लें। तो आज क्या हुआ, बुलडोजर, तो बुलडोजर का ऑरा बहुत कम हुआ। बुलडोजर के ऑरे को एक भोले सूरज जाटा है कोई बाबा, जिसने 121 लोगों के वो करवा दिया, वो तात्मा, उसने उनका बुलडोजर रोक दिया। बिजनौर ने रावण जाटा ने रोक दिया इनका जो बुलडोजर है वो मोती सिंह प्रतापगढ़ वाले ने रोक रहे हैं, जो कह रहे हैं कि 47 साल में मैंने वरिष्ठ नेता कितनी बार मंत्री रहे, वो कह रहे हैं कि 47 साल में इतना मैंने तहसील में थाने में भ्रष्टाचार नहीं देखा। इनका बुलडोजर रोक रहे हैं, इनका औरा रोक रहे हैं मिश्रा जी, बदलापुर जौनपुर वाले विधायक जी, जो कह रहे हैं कि दोबारा आएंगे नहीं। इनका बुलडोजर रोक रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, इनका बुलडोजर रोक रहे हैं संजय निषाद, इनका बुलडोजर रोक रहे हैं पल्लवी, इनका बुलडोजर रोक रहे हैं जो केशव मौर्य जी, जिनकी चिर इच्छा है सीएम बनने की, जो इस समय बैकवर्ड की नाव में चल के वो सीएम बनना चाहते हैं। और मोदी जी के भी मन में ठीस तो है ही है, मोदी जी के मन में बनाना चाहते थे मनोज सिन्हा को, बन गए योगी जी। बनना था केशव मौर्य को बीच में नाम आया, सिन्हा की जगह पर बैकवर्ड ये हो गए, ये तो होना तो था ही था। उधर ब्रजेश पाठक जी भी बनारस से लेके और दिल्ली तक बुके लिए, तो उनको भी अच्छा सीएम बनना किसे अच्छा नहीं लगता है? सीएम हमको आप विधायक सभासदी बनवा दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। हालांकि मैं नवासी में रह चुका हूँ, लेकिन सीएम अब जिसको देखिए, अब सारे लोडर, सारे ये जो बुलडोजर और सारे लोडर, सारी हाइबा वगैरह जितनी टीमें थी, सब योगी जी के पीछे लग ली, योगी जी। अब एक बात जो हमारे मित्र ने कही कि यूपी में देखिए, यहाँ पर भी एक बड़े बलशाली मुख्यमंत्री होते थे, जिन्होंने अटल जी की टोपी उठा ली थी। कल्याण सिंह जी नाम था उनका, स्वर्गीय कल्याण सिंह, और उन्होंने बीजेपी ने उनको कर लिया, नमस्कार कर लिया। तो उन्होंने कुछ जन क्रांति पार्टी कुछ बनाई थी, फिर क्या हाल हुआ, फिर वो मुलायम सिंह जी की शरण में गए, वो क्या बड़ी घटनाएं सबको मालूम है। उसके बाद तो ऐसा नहीं है, संगठन बहुत बड़ा होता, अगर संगठन से वो मान लो कि ऐसा होता। हालांकि योगी जी ने अपने आप को हिंदुत्व के रूप में, अच्छा एक देखिए पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स देखिए, एकदम से आदमी कैसे चढ़ जाता है। अभी 2 महीने पहले योगी जी को नेक्स्ट पीएम माना जा रहा था कि योगी जी खत्म, योगी 47 तक पीएम रहेंगे, मोदी जी रहेंगे, फिर शाह जी रहेंगे, फिर नहीं तो शाह जी की जगह इनको मान लिया गया था कि योगी जी ही पीएम। मुझे लगता है भोले बाबा सूरज टाइप का आदमी वो ज्यादा भारी पड़ गया है। तो माहौल में तलखी तो बहुत है, तलखी इस बात की है कि कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है, और दिल्ली भी कमजोर हो चुकी है, दिल्ली घुटनों पे आ गई नीतीश के और चंद्रबाबू नायडू के। और बाकी इधर एक सबसे बड़ी घटना घटी है, जो इधर जिसको बच्चा, बबुआ, पप्पू, राजू, छोटू और शहजादा और कौन राहुल मानते थे, वो आदमी की इस समय टीआरपी उसका हो रहा है, इस समय देश में एकदम बोलबम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो चीजें हैं। तो ये सब बाबा, अच्छा बाबा के सभी ये मानते हैं कि इसमें बाबा के अधिकारी काम कर रहे हैं, बाबा के लोग सही मानते हैं, लेकिन संगठन भी मानता है कि बाबा के अधिकारियों ने जो बात चल रहा है, जो फला है, जो ये है, वो है, तुम्हें उसमें सब चल रहा है। और फिर सबसे बड़े लखनऊ का जो हाल हुआ है, देख रहे हैं आप, जो अभी एलडीए का हटाया गया बीसी इनमें त्रिपाठी, पूरे आधे लखनऊ को उसने लिस्ट मंगा ली थी कि आधा लखनऊ अवैध है। अब ये क्या खबरें नहीं जाती हैं, क्या लोग डरते नहीं हैं? जो लोग चिल्ला रहे हैं छाती पीट पीट के, हमने बीजेपी को वोट दिया था, पटाखे छुड़ाए थे, मिठाई मंगाई थी, और योगी हमारे भगवान थे और मोदी हमारे महागुरु थे, वही रो रहे हैं। तो ये सब बातें बाहर निकलती है, उसका फर्क पड़ता है। और इन 10 सीटों पर जो भी 13 पे हुआ है,
ऐसा 10 सीटों पर बस राम ही बचाए। जब राम ने सीतापुर नहीं बचा पाया, जब राम ने चित्रकूट नहीं बचा पाया, जब राम ने बद्रीनाथ नहीं बचा पाया, जब राम ने अयोध्या नहीं बचा पाया, जब आपने वहां पर उसमें कौन सा, अरे एक 2-3 जगह और बड़े वहां नहीं बचा पाया, तो अब राम जल्दी बल्दी बचाने की स्थिति में है नहीं। अयोध्या तो बातें छोड़ दीजिए। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि माहौल को अब समझना पड़ेगा, पूरी इंटायर बीजेपी को एक ढंग से। और मुझे लगता है लोग मुहाने बैठे कि अब ये हटी और कुर्सी में सीएम बना। सीएम सपने आ रहे हैं संजीव भाई रात में इन लोगों को, कुछ लोगों को मैं 3-4 बता दूं। मैं लौटता हूँ, दोबारा लौटता हूँ। आप जो बात कर रहे हैं, मैं वही सवाल सुनील सर, मैं सबको, आपने सुना, में यही चीज निकल कर आती कि अब इस वक्त तो सबको मुख्यमंत्री पद कहीं नजर आ रहा है, झगड़ा शायद उसका ज्यादा है। और दूसरा ये भी है कि जब आदमी कमजोर कहीं पड़ता है तो उसको धक्का देने के लिए कई लोग खड़े होते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा कल वाला जो वृत्तांत, और इसको कैसे लिया जाए, कैसे देखा जाए, और ये झगड़ा जो है, ये कि इसके पीछे क्या चीजें ज्यादा नजर आती है? राष्ट्रीय जो स्तर है, नेशनल जो प्रोस्पेक्ट है, उसमें कहीं आवाज जो यूपी से निकली है वो उसको उस ध्वनि को उस रूप में सुना जाए? सुनील सर। संजय जी धन्यवाद। योगी जी को तो भारतीय जनता पार्टी का एक वर्ग 2017 से ही मुख्यमंत्री नहीं मानता, वो स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार था। 2017 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में योगी जी चेहरा भी नहीं थे। योगी जी के नाम पर कहीं वोट भी मांगा नहीं जा रहा था, और योगी जी एक बड़े बड़े प्रचारक भी नहीं थे। लेकिन 2017 के विधानमंडल विधायकों के बैठक में उनको मुख्यमंत्री चुन लिया गया, और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी जी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े चेहरा हो गए। इस देश में किसी राज्य में चुनाव नहीं हुआ जहां योगी जी प्रचार करने न गए हों, और पहले 5 स्टार प्रचारकों में उनका नाम न रहा हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक वर्ग है भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो योगी जी से तकरार मोल लिए हुए था और उनके सामने सामने खड़ा था, और उनकी नाराजगियां, उनकी बातें सब सामने आ रही थी। ये पार्टी को अच्छी तरह से पता है, लेकिन पार्टी ने उस असंतुष्ट गुट को कभी भी नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की। यह भी तथ्य है। उत्तर प्रदेश में योगी की हार हो गई लोकसभा के चुनाव में, यह कैसे हो सकता है? क्या योगी के नाम पर चुनाव हुआ? नहीं। क्या योगी को सामने रखा गया? क्या संगठन में, टिकट वितरण में, चुनाव अभियान चलाने में, प्रत्याशियों के चयन में योगी की कोई भूमिका थी? और अगर नहीं थी तो योगी जी को आप कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? क्या योगी ने अब प्रत्याशियों बदलने के लिए पार्टी को सुझाव नहीं दिए? और अगर सुझाव दिए तो उसको कितना माना गया? और नहीं माना गया तो आप मुख्यमंत्री को क्यों जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? योगी को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? अब आप राजनीतिक ताकत का अंदाजा कर लीजिए। इस चुनाव में योगी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी और केंद्र के अधिकारी कौन साबित कर पाया कि उसके पास जन समर्थन है? उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं। योगी के प्रभाव वाले जितने जिले हैं, जो संसदीय क्षेत्र हैं, सब लोग चुनाव जीत के चले आए। गोरखपुर जीत लिए, बांसगांव जीत लिए, जगदम्बिका पाल साहब जीत लिए, देवरिया जीत लिए, कुशीनगर जीत लिए। सवाल इस बात का है। और वाराणसी के इर्द गिर्द क्या हुआ? जस्ट पड़ोसी जिला गाजीपुर हार गए, सटा हुआ जिला जौनपुर हार गए, दूसरी सीट मछली शहर हार गए, तीसरा इलाका बलिया हार गए, जस्ट सटा हुआ संसदीय क्षेत्र चंदौली हार गए, उससे सटा हुआ संसदीय क्षेत्र रावर्सगंज हार गए, मिर्जापुर जीत गए और भदोही जीत गए। आजमगढ़ भी, आजमगढ़ जीत गया, हार गए। आप सम्मानित उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का इलाका देख लीजिए। खुद ही हार, वो अपना गृह जनपद हार गए, सटा हुआ फतेहपुर हार गए, जस्ट सटा हुआ चित्रकूट हार गए, बांदा हार गए, रायबरेली हार गए, मोहनलालगंज हार गए, इलाहाबाद हार गए, फूलपुर जीत, मतलब हारते हारते बचे। कुछ हजार, 1,500, 1,800, 2,000 वोट से आप चुनाव जीते। दूसरे सम्मानित उप मुख्यमंत्री जी हैं, सम्मानित ब्रजेश पाठक जी, उनका भी हाल देख लीजिए आप। लखनऊ में जहां लाखों वोट से जीते थे राजनाथ सिंह जी, कुछ हजार में आ गए। लालगंज आप हार गए, सीतापुर हार गए, मिश्रिख हार गए, बाराबंकी हार गए। आप भूपेंद्र सिंह जी सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनका हालचाल जान लीजिए आप।
वो अपना गृह जनपद मुजफ्फरनगर हार गए। तो सवाल यह है कि कौन ऐसा नेता है जो उत्तर प्रदेश में अपनी लोकप्रियता, अपनी राजनीति, अपना जनसंपर्क, अपना पब्लिक कनेक्ट, अपना संगठनात्मक ताकत साबित कर पाए। योगी आदित्यनाथ को छोड़, योगी आदित्यनाथ ने हारती सीटों को जिताया है। 5 गांव में लोग तैयार सुनने के लिए तैयार नहीं थे कि लोग कमलेश पासवान वहां से जीत जाएंगे। ये लोग ये भी कहते थे कि योगी जी भी नहीं चाह रहे, योगी चाह रहे थे कि बदला जाए, लेकिन जब टिकट मिल गया तो वो जिता के लिए आए। सबका मत प्रतिशत गिरा है, जीतने का अंतर गिरा है। और पूरे प्रदेश में सवाल है कि योगी आदित्यनाथ को आप 80 सीटों के लिए जिम्मेदार ठहराने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर को छोड़ के कोई संसदीय क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत न गिरा हो। कोई संसदीय क्षेत्र ऐसा नहीं। जिन विधानसभा क्षेत्रों में आप लोकसभा चुनाव के दौरान, माने 2019 के चुनाव के दौरान जीते भी थे, या यहाँ तक कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जीते थे, वहां भी आप हारे। और अगर आप दीवार पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखे हुए नारे को स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार होंगे तो आप कंधे की तलाश करेंगे किसको ठिकरा फोड़ दिया जाए। सवाल यह है कि आखिरकार जो 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 41 सीटों पर सिमट गई, उसके बाद बड़ी क्रांतिकारी सत्ता शासन आ गया बीजेपी का, बहुत लोक कल्याणकारी सत्ता आ गई, लोगों के हितों का बड़ा ध्यान रखने लगी, धुआंधार बुलडोजर चलने लगा। 2022 का जो चुनाव आया तो वह 41 सीटों वाली पार्टी 111 सीटों वाली पार्टी हो गई। उस समय भी आप नहीं सुनने के लिए तैयार थे कि आखिर अंदर अंदर जनता के बीच में किस तरह की नाराजगी पनप रही है। क्यों कि आप सत्ता से बेदखल नहीं हो पाए, तो आपको लगा कि नहीं, कुछ नहीं, हम सब कुछ हमारे हाथ में है। फिर उसी 2022 के चुनाव के बाद स्थानीय निकायों के चुनाव आए, और उस स्थानीय निकाय के चुनाव में भी 17 नगर निगमों में से 17 की 17 भारतीय जनता पार्टी जीती। 17 की 17, गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक कोई नगर निगम कोई नहीं जीत पाया। लेकिन सब जगह मतदान का प्रतिशत बुरी तरह से गिरा, बुरी तरह गिरा, और किसी तरह से आप जीत गए। लेकिन आप फिर नहीं पढ़ पा रहे थे कि आखिर 5 नगर निगम इलाकों में कांग्रेस निकटतम प्रतिद्वंदी कैसे हो गई। जिस कांग्रेस को जितने लोग हम लोग बैठे हुए हैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते कि कांग्रेस का कोई संगठन भी है उत्तर प्रदेश। उस कांग्रेस के 5 नगर निगमों के प्रत्याशी नियरेस्ट राइवल थे बीजेपी के, ये भी आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। उस चुनाव के बाद जब फिर उसी चुनाव के दौरान जब नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के नगर पंचायतों के चुनाव हुए, उस चुनाव में भी आपकी पराजय हुई। आप बीजेपी की तुलना में समाजवादी पार्टी का ज्यादा जन समर्थन दिखाई पड़ा, मत प्रतिशत बढ़ा, तब भी आप उसको पढ़ने के लिए नहीं तैयार थे। और अब आप कह रहे हैं कि साहब अगर आप धरातल पे सरकार के खिलाफ उभरते हुए जनाक्रोश को समझने, पढ़ने और जानने का प्रयास नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही किसी कोई ऐसा बातें करते रहेंगे जो किसी के गले नहीं उतरेगी। आपको स्वीकार करना पड़े। अब सुनिए सर, ये जो अभी जो कुछ हो रहा है, अब 10 उपचुनाव आपके सिर पे खड़े हैं, जो भी बात कही पहले कि ये अब अगला निशान है कि ये भी हार जाए, उसके बाद आपका रास्ता पूरा साफ हो जाए, तो ये इस समय जिस तरीके की कलह और बढ़ाई जा रही है, इसको कैसे देखना है? ये जो 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, करहल, कटहरी, मिल्कीपुर और सुंदरकी, इनमें तो भारतीय जनता पार्टी की बुरी हाल हमेशा से रही है। जी जी। मिल्कीपुर में अपने विधानसभा के इतिहास में केवल 2 बार बीजेपी जीती है, और वो ऐसी मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र है जहां सीपीआई जीतती रही है मित्रसेन यादव के रूप में। मित्रसेन यादव वहां सीपीआई के उम्मीदवार के रूप में जीते, बीएसपी के उम्मीदवार के रूप में, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीते। उनका बेटा आनंद सेन वहां से जीता। अब उसके बाद से 2017 में बीजेपी वहां जीती है, 1991 में जीती है। आप सपना देख रहे हैं कि आप मंदिर बनवा करके मिल्कीपुर जीत जाएंगे। कटहरी में कब जीते हैं आप? वहां पर बीएसपी कब जा रहा है या समाजवादी पार्टी कब जा रहा है? आप करहल में देख लीजिए, मैनपुरी का क्षेत्र है, वो कब जीते हैं? आपके पास अभिलेख है। ये 14 की 14 सीटों में से गाजियाबाद सदर को अगर आप हटा दीजिए, कहीं सीट, किसी सीट पर बीजेपी की हालत अच्छी नहीं है। खैर में जहां इनका विधानसभा का उम्मीदवार जीता था, 1000 की लीड है इस लोकसभा के चुनाव में, 1000 की लीड है। मीरापुर के आप देख लीजिए, मीरापुर में जो जीते थे, जिसकी बात कही थी मलिक साहब ने, वह अंतर विधानसभा का जो अंतर था वो लोकसभा के में कितना कम हो गया,
33,000 33,000 की लीड थी, वह घट करके आपके आ गई 8,000 7,000। फूलपुर जहां पे बीजेपी जीती थी, इलाहाबाद जिले का विधानसभा सीट है, किसी तरह से विधानसभा जीत पाए थे प्रवीण पटेल जी। वही प्रवीण पटेल जी लोकसभा में चुनाव लड़े, 7 या 8,000 से चुनाव जीते हैं, हारते हारते बच्चे हैं किसी तरह से वो। मझवा का आप अंतर जान लीजिए, मझवा में कई हजार से जीते थे विनोद बिंद, जो निषाद पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। वहां पर 1800 की लीड है अनुप्रिया पटेल जी की इस लोकसभा के चुनाव के दौरान। अकेली एकमात्र सीट ऐसी है गाजियाबाद सदर, जिसको मैं भी स्वीकार कर सकता हूं आपके सामने, जो जिसपे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सकती। बाकी कोई ऐसी सीट नहीं है जिस पर के आप ये कह सके कि 3 सीटें बीजेपी के पास हैं, खैर, फूलपुर और गाजियाबाद सदर, ये 3 सीटें बीजेपी की हैं। 4 नहीं साहब, 3 सीटें हैं। एक सीट जो मझवा है वो निषाद पार्टी की है। हाँ, वो निषाद पार्टी की सीट है, वहां बीजेपी नहीं चुनाव जीती थी। और बाकी जो 4 सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी की है। करहल, कटहरी, मिल्कीपुर और सुंदर की, ये सभी सीटें 4 सीटें उनकी हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी अपने नटशेल में कहें सुनील सर, तो सीधी बात यह है कि ये जो जिस तरीके की ये कला है, ये कला तो ओवरऑल नुकसान ही नुकसान है ना। आप जो करिएगा नहीं, अगर संजीव जी, अगर आप तथ्यों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फोड़ा ना सुर बन जाएगा। ये का नियम है, ये हम और आप नहीं बता सकते इसको। अगर आपने समय रहते उसका इलाज नहीं किया और आपने तथ्यों को स्वीकार नहीं किया, आपके आंख में दर्द है और आप घुटने का इलाज करेंगे तो घुटना भी जाएगा और आंख भी जाएगी। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमको समस्या क्या, आपकी नीतियां, आपके कार्यक्रम। अगर आप बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा नहीं है तो आपको ये दिन देखने पड़ेंगे। अगर महंगाई पर आप विचार करने के लिए तैयार नहीं है तो ये दिन आपको देखने पड़ेंगे। अगर आप सांप्रदायिकता की राजनीति को ऐसे ही अग्रेसिव तरीके से चलाएंगे तो आपको ये दिन देखने पड़ेंगे। संविधान के विरोध, संविधान बचाओ का नारा, संविधान हत्या दिवस से अगर आप दूर करना चाहते हैं तो फिर आप केवल ईश्वर आपकी मदद कर सकता है। जिस आपातकाल को लेकर के आप इतने नाराज हैं, आखिर उन आपातकाल के विरोध में आपने कितना काम किया था? हम दूसरी, जो लोग उस आपातकाल का विरोध कर रहे थे, जिसको इस देश के इतिहास में सबसे पहली बार केवल और केवल मुलायम सिंह यादव ने लोकतंत्र सेनानी की संज्ञा दी और उनको पेंशन भी दिया, बीजेपी ने क्या किया? चाहे आपातकाल हटने के बाद, चाहे विभिन्न राज्यों में सरकारें आने के बाद, चाहे मुलायम सिंह की सरकार हटने के बाद उत्तर प्रदेश में भी आपने जो लोकतंत्र सेनानी का नाम दिया था मुलायम सिंह जी ने, उनके लिए किया क्या आपने? किसके साथ आप खड़े दिखाई पड़े? तो आप लोकतंत्र के दौरान, माने लोकतंत्र को बचाने के लिए आपातकाल के दौरान भी संघर्ष करते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। उसमें भी आपका नाम दर्ज नहीं है, वो और उसकी विरासत आप लेना चाहते हैं। और जिन लोगों ने आपातकाल का विरोध किया, संघर्ष किया, जेल गए, लाठियां खाई, उनके साथ भी आप खड़े नहीं दिखाई पड़ेंगे जब आप सत्ता में आएंगे। उसके बाद भी आप उनका ढिढोरा पीटेंगे कि संविधान हत्या दिवस, और क्या वह लिगेसी आके पास चली जाएगी? संविधान बचाने का एक तरीका थोड़ा कि 50 साल पहले घटना को लेकर के आप उसके ऊपर आप नारेबाजी शुरू कर दें। अगर आप कुछ करते हुए दिखाई पड़ेंगे तभी लोग आपको मानेंगे। यही स्थिति है। जी बिल्कुल। एक सेकंड, संविधान बचाने के लिए, उसके नैरेटिव के लिए शुक्ला जी नहीं है। वो चूंकि इलेक्शन में संविधान कांग्रेस ने बनाया था, तो वही जो आप कह रहे हैं कि हम अपने वजह से नहीं आ रहे हैं, ये जो नैरेटिव था इसके वजह से आ रहे हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। और कल जो रांची में बोला है संघ ने, वो यही बोला है कि आप अपनी गलतियां समझिए, पीपुल परस्पेक्टिव क्या है, जनता क्या देख रही है, उसको आप समझिए, यही संघ ने कल बोला है। बिल्कुल। मैं अंतिम चरण में 2 सवाल मैं करना चाहूंगा। एक तो ये कि फिर उठी ये बात कि कड़ा फैसला लेना होगा, यूपी से उठी है एक चीज, और जो ये शुरुआत हुई है, कलह की शुरुआत किया, जो ये एक सीधी खुली लड़ाई आर पार वाला जैसे हाल कहीं दिखता है कि ये शुरुआत हो गई है, बहुत छोटी है। अभी जो राकेश जी ने कहा था कि वो रिसाव शुरू हो गया है, तो जो आने वाले जो 3 राज्यों के चुनाव हैं, वहां के नतीजों के बाद अब बिल्कुल खुलकर होगा खेल, ऐसा माना जाए। दोनों पे शुरुआत मैं करता हूं प्रदीप सर आपसे।
नहीं, वो तो उसका असर पड़ेगा। जो अगर आपके पार्टी में अंतरकलह है, संघर्ष है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि बीजेपी का संगठन जो है उसके पीछे आरएसएस का संगठन रहता है। इलेक्शन में जो है आरएसएस के लोग पूरा काम करते हैं, बूथ स्तर तक काम करते हैं, तो संगठनात्मक स्तर पे नहीं कमी पड़ेगी। अब तो भाजपा ने कह दिया हमें जरूरत नहीं है संगठन की, आरएसएस की, वो तो नड्डा ने कह दिया। वो मलिक जी, वो और आरएसएस में मैं संदर्भ संदर्भ यही है कि आपको जरूरत भी नहीं है एक चीज, और दूसरा जो चेहरे हैं मौजूदा चेहरों की बात हो रही है, बदलने की बात की। उन्होंने कहा यूपी भी बड़ा कड़ा फैसला लीजिए, बाबा को बदलिए, सीधा उसका ध्वनित है। और यहां से यही आवाज है कि अब बहुत हुआ मोदी, नहीं चाहिए मोदी। ये भी कहीं धीरे से चल रहा है पीछे दोनों पे। ये पीछे चल रहा है, सामने कहीं नहीं है। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है कोई उठ के खड़ा, राजनाथ सिंह, नड्डा या शिवराज सिंह चौहान या गडकरी, कोई उठ के सामने नहीं दिखाई अब ये जो शुरुआत की बात करता हूँ प्रदीप सर, ये धीरे से कहीं उठा तो है ना। ये भी जो कल हुआ है, अति आत्मविश्वास इशारा किसकी ओर है प्रदीप सर? संजीव जी, ये जो उठा है, ये लड़ाई है बाबा वर्सेस इनकी, क्या नाम है। और आप लोग को जो यूपी में, पूर्वांचल में जो हैं, उनको शायद ज्यादा पता है, सुशील जी को पता होगा। यूपी का नैरेटिव ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में 2 गुजराती जो है, पूरा गुजरात बनाया जा रहा है। इस इलेक्शन में ये नैरेटिव भी बहुत चला, विशेषकर बनारस में, कि गुजराती व्यापारियों को भर दिया गया। ये पूरा पूर्वांचल में ना चला। ये 2 गुजराती आके पूरे प्रदेश को खराब कर रहे हैं, ये नैरेटिव वहां के लोकल लोगों ने बनाया, वो चला। तो वो चीज बाबा ने बनवाया, किसे बनाया? बाबा का और इनकी लड़ाई पिछले 10 साल से परोक्ष रूप से चलती रही, लेकिन ये भी सामने आमने सामने नहीं आए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का जो अंतरकलह है वो कांग्रेस की तरह खुल के सामने नहीं आएगा, लेकिन इसका नुकसान तो निश्चित तौर पे होगा। भीतरघात जिसको कहते हैं, वो भीतरघात चलेगा। लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस 30 साल का रहा, 35 साल का रहा है, जो मैं राजनीति देख रहा हूँ, बीजेपी पॉलिटिकल लोकतांत्रिक पार्टी है ही नहीं। मैं कभी भी इसे पॉलिटिकल लोकतांत्रिक पार्टी मानता ही नहीं हूँ। आप देखिए ना, इस समय में जो इश्यू ला रहे हैं, कोई पॉलिटिकल है? संविधान हत्या, आपातकाल, ये पॉलिटिकल आपको लगता है? संविधान से क्या मतलब है इसका? या हिंदुओं ने वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने वोट दिया, ये पॉलिटिकल पार्टी शुरू से कभी है ही नहीं। या उसका प्रधानमंत्री जो मुखिया है, मन से क्या बोल रहा है? मुसलमान वोट लेते जाएंगे, आपका मंगलसूत्र होगा। ये पॉलिटिकल, मतलब अगर इसका असर पड़े तो ये पॉलिटिकल इशू हो। ये कभी भी, मैं तो 25-30 साल से, उसमें 1-2 लोग पॉलिटिकल थे, वाजपेयी जी पॉलिटिकल थे, और 2-4 और लोग थे। ये पॉलिटिकल पार्टी कभी रही नहीं। अभी किसने कभी पॉलिटिकल इशू इन्होंने कभी उठाते ही नहीं है। ये आपको हमेशा देखिए इनका इसी तरह, मतलब आपने 14 का चुनाव देखा, 19 का चुनाव देखा, ये चुनाव देखा, आपको केवल 3-4 नारे, अंत में फिर आ जाते हिंदू मुसलमान, इधर उधर जाएंगे, लोकतंत्र, खेत, फलाना ठिकाना, फिर आ जाएंगे मुसलमान हिंदू, मुसलमान हिंदू। इशू है ही नहीं इनके पास, इसलिए इशू पे इनकी लड़ाई नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई भी एक तानाशाही तरह के है। ये नागपुर से जो आदेश आएगा वो चलेगा। नागपुर को अगर कोई पहली बार चुनौती किसी ने दिया, ये भी फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट में मानता हूँ कि नागपुर को अगर पहली बार किसी ने चुनौती दिया है तो मिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नागपुर को शांत जो रखा है नरेंद्र मोदी ने रखा है। और एक चीज और बता दे जिस पर ध्यान नहीं है, संघ के कार्यालय की तरह बीजेपी के कार्यालय भी बहुत जगह बन गए हैं, जिसमें माना जाता है कि ये भी बीच में संघ के कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि मोदी जी पैरेलल संघ खड़ा कर रहे हैं अपने, उनके कार्यकर्ता। ये संघ जानती है, लेकिन संघ बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। मोदी जी चलेंगे कि क्या चलेंगे, लेकिन संघ दबी तो रही है 10 साल, इसमें कोई संदेह नहीं। अब हमको एक ने और बताया, बस लास्ट में खत्म कर रहे हैं। हमने कहा संघ जो है, अच्छा एक चीज आपको बता दें, संघ से आप पूछिएगा किसी बड़े नेता से, तो उसका सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन है, देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन रहा है, वो इंदिरा गांधी का नाम। आप किसी संघ के पुराने नेता पूछ लीजिए। ठीक। राकेश सर क्या कहिएगा? मैं जो मेरा सवाल था, मैं दोनों चीजों पर आपकी, और साथ साथ अब तो कांग्रेस से युक्त बीजेपी हो गई है, वो भी तो एक बहुत ऐसी स्थिति कि उसने भी तो बहुत मुश्किलें पैदा की हुई है पार्टी के भीतर, तीनों का।
देखिए संजीव जी, इस समय स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जन्म के बाद से अभी तक के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। जो उसका भार होना था वो हो चुका, अब नीचे जाने की स्थिति है। और तालाब का पानी अब इतना गंदा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के तालाब का कि उसमें नए कमल खिलने से मना करने लगे। मुरझाना तो अलग बात है, जो मुरझाने थे वो तो मुरझा गए, अब नए कमल खिलना बंद कर चुके हैं। और इसकी जो अभी बात प्रदीप जी कर रहे थे, संघ की बात है, तो संघ तो अब हाशिए पर चला गया है। संघ वालों ने अभी 10 दिन में, पिछले महीने कहा था कि भैया अहंकार छोड़ दो, अहंकार नहीं छोड़ा। संघ ने कहा था मणिपुर को देखो, मणिपुर को नहीं देखा। तो संघ को तो अब दफ्तार खाने में टूटी की आवाज वो गूंजती रहेगी, सुनाई देती रहेगी जब तक के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन स्थिति यह है कि अब संघ के हाथ में सूत्र नहीं है, अब सारे सूत्र इस समय मोदी और शाह के हाथ में है। और मोदी जी को भी पता है कि उनका भविष्य क्या है, वो पुतिन नहीं हो सकते भारत के, तो लगातार 20 साल प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन के देश को चला रहे हैं। उन्हें पता है कि ये उनका अंतिम दौर है, तो वो देश को और पार्टी को जितना सत्यानाश कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हें पता है कि उनके जाने के बाद उनका कुछ बिगड़ना नहीं है। उनके सिर पर कोई ठीकरा फोड़ भी दे तो वो उससे कोई मतलब नहीं, वो तो फकीर आदमी है, चौकीदार आदमी, चल देंगे। अभी आपने देखा 4 दिन पहले जिस धनपति को आपने मंच से कहा कि ये टेम्पो में भर भर के कांग्रेस को पैसे दे रहे हैं, उसके यहाँ आप आशीर्वाद समारोह में खड़े हैं। तो उसी आशीर्वाद समारोह का निमंत्रण देने परिवार का मुखिया दूसरी तरफ भी गया था, वहां का कोई आदमी नहीं दिखाई दिया। तो ये नरेटिव पूरे देश को, देश की जनता को पता चल रहा है कि आपके सूत्र कहाँ हैं, आपकी मंशा क्या है, और आप भविष्य में किस करवट बैठने वाले हैं। क्या नवन नीच की दुखदाई वाली बात है कि ये आप इन पर भरोसा नहीं कर सकते। बिल्ली कब नीचे बैठेगी, कब झपट्टा मारेगी, सांप कब पीछे जाएगा, कब आप पर वार करेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति को इतना विषाक्त कर दिया है कि अब इनका पराभव शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में आपने हालत देख ली, अब उत्तर प्रदेश गुजरात की तरह भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहने वाला नहीं है। अब वहां पर समाजवादी पार्टी, जैसे अभी सुनील जी ने कहा कि कहाँ 45-50 पर थी, कहाँ पर 100 को पार कर गई, और अब तो लोकसभा में उसकी एक अच्छी खासी ताकत है जो कि सरकार को हिलाने में बहुत काम आने वाली है। तो ये सरकार को अपना अंत अब दिखाई देने लगा है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे राज्यों के चुनाव नजदीक आएंगे, राज्यसभा में जब इनको बहुमत की जरूरत पड़ेगी तो इन्हें अपनी हैसियत का अंदाजा लग जाएगा। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का गलियारा इनके हाथ से अब निकल चुका है। इसे दुरुस्त करने में इन्हें बहुत ज्यादा समय लगेगा, और अब इतना समय बचा नहीं है कि चौथी बार सत्ता में आने के लिए उत्तर प्रदेश की मरम्मत कर सके। क्योंकि वहां उत्तर प्रदेश में मोदी जी को भी खारिज किया जा चुका एक तरह से। आप 1.5 लाख से जीते, हमारे यहाँ पे इंदौर में 11 लाख से जीता है, जो तो बेचारा कभी मंत्री नहीं बना, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, तो वो ज्यादा लोकप्रिय है कि मोदी जी लोकप्रिय है। तो इस अगर हिसाब से आप देखेंगे तो बुरी स्थितियां हैं। ये समीक्षा बैठकें चलती रहेंगी और इनसे कोई हासिल हो जाए भारतीय जनता पार्टी को, वो नहीं होना, क्योंकि कोई तौर तरीका बदलने के लिए तैयार नहीं है। जैसा सुनील जी भी कह रहे थे कि जो साफ साफ इबारत लिखी दिखाई दे रही है आपको जनता के आक्रोश की, वो पढ़ने के लिए आप तैयार नहीं है। तो जब आप इबारत नहीं पढ़ेंगे तो आगे का जो अध्याय है उसका अनुमान आप लगा नहीं सकते, और आपको उसका जो भी दंड भुगतना है वो भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत छोटी छोटी टिप्पणी चाहूंगा मैं, मलिक सर आपसे भी चाहूंगा, और साथ में ये भी कि बद्रीनाथ भी हारे हैं अभी। अब आप अयोध्या के बाद बद्रीनाथ भी हो गया है, मतलब आपका वो जो हिंदुत्व वाला तड़का है वो धीरे धीरे उसका भी तिलस्म टूट रहा है। छोटी छोटी टिप्पणी जी। संजीव जी, ये तो हो गया है कि मथुरा बनारस जहाँ की है, और ये अपनी बनारस और अयोध्या जहाँ की है, मथुरा काशी, वो तो नारा उसके पास चला गया समाजवादी पार्टी के, इसको तो छोड़िए। मैं 2 बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ, यहाँ तमाम विद्वान लोग बैठे हैं। हम जो संविधान की बात करते हैं कि आजकल समीक्षा बैठकों में ये भी चल रहा है कि संविधान का मिसयूज कर लिया। राहुल गांधी लाल किताब लेके चलते थे, उन्होंने भ्रमित कर दिया मतदाताओं को और ये कर दिया। इन लोगों को ये नहीं पता है कि जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं विवेक देवराय जी, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, वो कब से बोले जा रहे हैं। उन्होंने अगस्त 2023 में मिंट में एक बहुत बड़ा लेख लिखा था। उसके अलावा वो कई सारे लेख लिख चुके हैं। देश के उपराष्ट्रपति
जगदीप धनखड़ जी लगातार संविधान में बदलाव की बात बोल रहे हैं, और देवराज जी तो कह रहे थे पूरा संविधान ही बदलना पड़ेगा। तो ये आज बता रहे हैं कि विपक्ष ले आया नैरेटिव बना के। इनको ये नहीं पता है लल्लू सिंह और हेगड़े तो परसों आए बेचारे, तो चुनाव में बोल दिया। एक तो ये चीज है। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आम कार्यकर्ताओं के बारे में ये कह रहे हैं कि ये चीजें हो जाएंगी, और आपने सवाल पूछा, अभी हमारे पड़ोस में केदारनाथ की सीट भी हार गए हैं। अभी लोगों में चर्चा ये चल रही है कि आपने अयोध्या का राम मंदिर लूट के सब भेज दिया गुजरात, आपने बनारस लूट के भेज दिया गुजरात, केदारनाथ की आपने पूरी परत सोने की उतार ली है, और 2 दिन से आपने जगन्नाथ पे शुरुआत कर दी है। ये जो नेगेटिविटी फैल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और आम जो चर्चा बन गई है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सबसे बड़ा नुकसान है। और ये लोग क्या करते हैं, इसको बहुत हल्के में लेते हैं। ये आज योगी जी के पीछे घूम रहे हैं, ये धूल में लट मार रहे हैं, सांप निकल गया लाठी फेंक रहे हैं, चिड़िया खेत चुग गई है और ये खेत में ढूंढ रहे हैं कहीं बीज मिल जाए कोई। तो अब इनके हाथ से चीजें निकल चुकी हैं, और बहुत अच्छी बात राकेश जी ने कही है कि अब मामला निपट चुका है। और कीचड़ जो देखिए, जितना अच्छा कीचड़ होगा उसी में कमल बहुत अच्छा खिलेगा, लेकिन इस कीचड़ में वायरस फैल गया है। और आप देखिए, अगर इन्होंने पिछले 10 साल में देखें, सबसे अधिक कीचड़ इन्होंने महाराष्ट्र में फैलाया। इतना कीचड़ कर दिया, इतना कीचड़ कर दिया, इनको लगा कि बड़े बड़े कमल खिलेंगे समुद्र के किनारे, वो उल्टा हो गया है। तो यही परिस्थिति, देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां पे भी यही स्थिति हो गई है। तो हमें लगता है कि अब जल्द ही इनका विदाई समारोह होने वाला है, मुझे तो ये स्थिति लग रही है जी। बिल्कुल। सुनील, 1-2 लाइन की टिप्पणी आपकी, सुनील सर से मैं खत्म करूंगा, वही बहुत छोटा था, मेरे वक्त की कमी। संजीव भाई, मैसेज ये था कि राम को और अयोध्या को सजा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, सीएम यूपी। मैसेज ये था शुरू में, हम भी मानते थे। जी। आज हम ये जानते हो, दावे से कह सकते हैं कि अयोध्या टेरिटरी के पूरे सीएम जो हैं और राम के जो है सिस्टम में मैनेजर जो भी कह लो, वो है चंपत राय, जो दिल्ली की निगाह से और मोदी की निगाह से और गुजरात की निगाह से देख रहे हैं। पूरी अयोध्या को, गुजरात को इकट्ठा कर दिया गया है। ऐसे ही एक और कांड हुआ है। आदरणीय पूज्य अभिभूषण रंग जी आज बोल रहे हैं कि वहां पर केदारनाथ से 220 किलो सोना किया गया था, चोरी किया था, क्या हुआ था। और कोई दिल्ली में बना रहे हैं, उसकी रेप्लिका बना रहे हैं कोई सज्जन वहां केदारनाथ का, तो उस पर बड़ा बवाल हो रहा है। और जगन्नाथ का जी का सोना तो है ये। मैं कहकर आखिरी बात करना चाहता हूँ, योगी जी ये जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, उससे पहले ये तय कर लें कि जो इनके किसी मंत्री ने कहा था कि 100 रुपए की दाल, कहाँ 100 रुपए से ऊपर दाल मिल रही है, तो बता दें कहाँ 100 रुपए से कम में दाल मिल रही है। दूसरा, 60 रुपए का प्याज, 350 रुपए का लहसुन। आप कहाँ प्याज दाल के चक्कर में चल रहे हैं, चलिए वहां घुमाए जरा उड़ीसा, कुछ वहां से मोती निकाल लाए। 120 रुपए का टमाटर, और जो आलू 10 रुपए, 5 रुपए, 8 रुपए छिबरा मऊ वाला, जहां पर वो आलू से सोना बना रहे थे मोदी, वो आलू 45 रुपए, 50 रुपए किलो। आप सोचो ना, वो आलू की बात कर रहा हूँ। धनिया 500 रुपए किलो, अब मिर्चा 400 रुपए किलो। ये जनता, इस पे आ जाए योगी जी। ये बुलडोजर, मदरसा, मस्जिद, योगी, विश्व गुरु और संविधान की हत्या। ये कोई संविधान की हत्या, नीतीश कुमार है तो साथ में, क्या दिक्कत है? चंद्रबाबू नायडू है तो साथ में। ये हत्या बत्या छोड़े 50। मैं कह रहा हूँ इस पर हाथ, थोड़ा जनता के लिए ये महंगाई, इसको देखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मूल विषय, मूल इशू है, उसको देखें, और इन सब से नहीं चलेगा। आपने वो कहा, स्मृति ईरानी भी शक्कर सस्ती दिला रही थी, नहीं मिली, हार गई वो। जी सुनील सर, आपकी टिप्पणी। प्रदीप जी ने कहा कि सुना है कि कुछ जगहों पर संघ की तरह से बीजेपी के भी कार्यालय बन गए हैं। बहुत गलत सूचना उनके पास है। इस देश का कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जहां पे भव्य कार्यालय न बन गए। कोई ऐसा जिला जिसको आप लेकर के नक्शा बैठ जाएं जहां पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भव्य न हो, ये कुछ नहीं है। संघ के साथ साथ बीजेपी भव्य कार्यालय को तोड़ के और अति भव्य बनाया जा रहा है, वो भी चल रहा है, बना दिया गया। के जमाने में जम्मू कश्मीर, पटना ये स्टार्ट हुआ था, तब का मैं बात कर रहा हूँ। अब तो बहुत बन गए होंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो लोगों की समस्याएं, ठीक है, टमाटर महंगा है, मूंगफली महंगी है, धनिया महंगा है, ये सब महंगी है। अगर ये महंगी कीमतें किसानों को मिलती होती
तभी लोग इसको स्वीकार कर लेते हैं। बिल्कुल। सवाल इस बात का, जो उत्पादक है उसको कुछ नहीं मिल रहा, मिल किसको रहा है? जो बीज काढ़तिया है। और किसकी वजह से मिल रहा है? सरकार की वजह से, आपकी नीतियों की वजह से। नाराजगी इस बात की है। अगर तो अडानी अंबानी भी है, उनके भी आउटलेट्स हैं, आउटलेट्स है, उसके बाद उन्होंने लेकर क्या जी मौसम के समय जब उसका मौसम होता है तो सस्ते दामों पर 5 रुपए किलो बेचता है टमाटर किसान, नहीं बिक पाता सड़क पे फेंक के चला जाता है। और आज वही जब आप भंडारण के बाद निकालते हैं और आप शराब दाम ले रहे हैं। चीजों सवाल इस बात का है कि हम और आप सामान्य उपभोक्ता के रूप में ये जानते हैं, जब किसी वस्तु की किल्लत होती है तब उसके दाम बढ़ती है। किल्लत किसी चीज की नहीं है, आप जितना चाहे उतना खरीद लीजिए, एक नई दुकान आप लगा लीजिए, कीमत बस दीजिए, आप वो बढ़ी हुई कीमत में खरीदने के लिए आप तैयार होइए। ये कौन सा तंत्र है और इस तंत्र को कौन लोग चला रहे हैं? कौन चला रहा है? अगर बीजेपी धरातल को उभरी हुई समस्याओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगी और योगी जैसे नेताओं को बाहर कर देगी तो इसकी और दुर्गति होगी। इनके पास वैसे ही भी आप जनाधार वाले नेताओं की कमी है। आप वसुंधरा राजे के साथ देख लीजिए क्या कर रहे हैं राजस्थान में, और परिणाम भी देखते चले जाइए क्या हो रहा है। बिल्कुल 10 सीटें हार गए लोकसभा में, जब ये कल्पना भी कोई नहीं कर रहा था। अगर आप अपने लोकप्रिय नेताओं की बातों को ध्यान नहीं देंगे और जनता के बीच में उभरते हुए जो असंतोष है उनको अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो यह आप केवल पानी पर लाठी पीटते रहेंगे, उससे कुछ होना हमारा नहीं है। आप केवल कंधे तलाशते रहेंगे किसके। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपराजेय है, यह धारणा खत्म हो गई है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि ध्रुवीकरण की जो राजनीति है वो विफल हो गई है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अयोध्या में दीपोत्सव का उत्साह मनाने से काम नहीं चलने वाला है। उन गरीबों का ध्यान कर देना पड़ेगा जो सुबह उठ करके उस दिए का तेल अपने बोतल में ले आते हैं अपने निजी घरेलू उपयोग के लिए। और अगर आप इन चीजों को सुनने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आप यूं ही इस तरह की बात करते रहेंगे और आप दिन प्रतिदिन उन इलाकों में जो अभी आप बात कर रहे हैं ना 10 राज्यों के 7 राज्यों के 13 में, उन इलाकों में कांग्रेस जीती है जहां पे कांग्रेस कभी नहीं जीती थी। हिमाचल प्रदेश का आप याद कर लीजिए। उन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का यह जो कंसेप्ट था कि आप लोगों को तोड़ करके लाएंगे और अपनी पार्टी को मजबूत कर लेंगे, ये भी नहीं चलने वाला। ये पश्चिम बंगाल ने साबित कर दिया, यह हिमाचल ने साबित कर दिया, यह उत्तराखंड ने साबित कर दिया। आपको अपने जनाधार खुद बनाने होंगे और वो जनाधार तभी बन पाएगा जब आप जनता के अनुकूल नीतियां बनाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर आपका, राकेश जी आपका, सुशील सर और प्रदीप सर, और हमारे साथ केपी मलिक साहब गए, सभी का धन्यवाद एक शानदार चर्चा के लिए। एक अच्छी चर्चा जिसमें सब चीजें निकल कर आई, और ये सबसे खास ये निकल कर आई कि जो इश्यू है उन इश्यूज पे ही आपको प्ले करना होगा। यदि आप ये जो बनाए हुए मुद्दों पर आप प्ले करना चाहेंगे तो जनता अब इससे ऊब चुकी है, आगाह चुकी है और वो अब आपके साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। साथ में हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर बताइए कि चर्चा आपको कैसी लगी। प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।